हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज मूवी रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉर एवर। तो क्या मेरा वन वर्ड रिव्यू होने वाला है इस मूवी के लिए? क्या ये मूवी यहाँ पे मार्वल की उस फेज 4 की उस बैड पैच को ख़त्म करती है? इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो ध्यान रखना अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कोई भी स्पॉइलर मत देना। और क्योंकि मैं यहाँ पे स्पॉइलर कमेंट्स को इंस्टेंटली यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए 6 पार्ट ब्रेकडाउन रिव्यू में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मूवी की प्रीमाइस या फिर स्टोरी से। क्या वो कनेक्ट हमें महसूस होता है? क्या वो ट्रिब्यूट हमें महसूस होता है? क्या उस ब्लैक पैंथर की लेगेसी की स्टोरी को यहां पे कंटिन्यू करने में कामयाब रहा है रायन कुगलर? तो यार अ बिग थम्स अप टू द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे रायन कुगलर ने यहां पे स्टोरी को कंटिन्यू किया है, पूरी की पूरी मूवी ना एक तरीके से चैडविक बोसमैन सर के लिए एक पूरा ट्रिब्यूट है, एक इमोशनल ट्रिब्यूट है, जहां पे स्टार्ट से लेके मार्वल के इंट्रो से लेके यहां पे पोस्ट क्रेडिट सीन तक आपको हर एक चीज रिलेटेड लगेगी। एक कंटिन्यूएशन, एक परफेक्ट कंटिन्यूएशन ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी से ब्लैक पैंथर की सेकंड मूवी में यहां पे ट्रिब्यूट देता हुआ चैडविक बोसमैन सर को और ब्लैक पैंथर को यहां पे उनकी लेगेसी कंटिन्यू करते हुए हमें नजर आई है। और यहां पे जो मेन प्रेमाइस था कि क्यों यहां पे नेमर अटैक करते हैं और किस तरीके से वाकांडा अपने रिसोर्सेज को स्टिल प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड से लड़ रहा है, वो हमें दिखाया जाता है। लेकिन नेमर का जो अल्टीरियर मोटिव है, क्योंकि वो हमें ट्रेलर में नहीं बताया गया था, तो इसलिए मैं उसको यहां पे भी स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पे नेमर टालोकान की स्टोरी को कल्चरली प्रेजेंट किया गया, उसे सरफेस वर्ल्ड से जिस तरीके से कनेक्ट किया गया और उनकी जो अंडर वाटर सिटी का कंसेप्ट है, किस तरीके से वो कल्चरली अपने रूट से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था ना आपको कि अगर कोई भी चीज कल्चरली अपने रूट से हमें मूवी में जुड़ती हुई दिखाई देती है तो वो एक अलग फ्लेवर लेके आती है और प्लस वो स्टोरी में वैल्यू भी ऐड करती है। सेम चीज यहां पे हमने टालोकान के साथ देखा है, नेमर के साथ देखा है कि क्यों यहां पे रायन कुगलर का आइडिया था कि इसे एडवांस एटलांटिस की तरह दिखाते हुए यहां पे इसको कल्चरली और यहां पे थोड़ा बहुत जो है मेडिवल टाइप ऑफ फील दी जाए अंडर वाटर सिटी को, और वो इस स्टोरी की वैल्यू में और भी ज्यादा चार चांद लगा देती है। लेकिन कुछ लूप होल्स यहां पे स्टोरी में जरूर थे, जिनके बारे में बाद में आऊंगा। लेकिन स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हर किसी एंगल को यहां पे नेल किया है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंसेस की, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम द शूरी, राइट फ्रॉम द एंजेला बैसेट का कैरेक्टर जिन्होंने क्वीन रमोंडा का रोल प्ले किया है, या फिर नेमर यानी कि टेनो खुराता ने अपने कैरेक्टर्स को प्ले नहीं किया है बल्कि जिया है। एक फैमिली मेंबर के खोने से जो एक एम्प्टीनेस, जो एक खला महसूस होती है ना एक इंसान को, वो यार वो कन्वे करना बहुत ही मुश्किल होता है मूवीज़ में, स्पेशली जब आपका रन टाइम 2-2.5 घंटे का होता है। लेकिन शूरी और यहाँ पे एंजेला बैसेट ने व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब उन्होंने पूरी तरीके से हर एक फ्रेम में एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है यहाँ पे चैडविक बोसमैन सर के कैरेक्टर को। और क्योंकि हमें पता है कि शूरी का कैरेक्टर कहा जा रहा था कि ब्लैक पैंथर बनने वाला है इस मूवी में, तो उनकी क्या जर्नी रहती है यहाँ पे शूरी से लेके, वो बचकानी शूरी से लेके वो मैच्योर शूरी बनने में, और यहाँ पे अपने लोगों का लीडर एंड की प्रोटेक्टर ऑफ वाकांडा के बनने में, यहाँ पे ब्लैक पैंथर बनने में उनका क्या इमोशनल और ऑर्गेनिक ट्रांजिशन किया यहाँ पे रायन कुगलर ने, कंसिडरिंग कि उनको कितना कम टाइम मिला था यहाँ पे मूवी की स्टोरी को चेंज करने के लिए, जहाँ पे यहाँ पे पास अवे हुए थे हमारे सर चैडविक बोसमैन। तो यार हैट्स ऑफ है उनको, और हैट्स ऑफ है उन सारे कैरेक्टर्स को, मेन कैरेक्टर्स को यहाँ पे शूरी को, जिन्होंने उस रोल को बहुत ही बखूबी खूबसूरती से निभाया है। बात करूँ यहाँ पे मोबाबू की, तो जितने भी सीन्स में वो आपको दिखेंगे ना, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर लेके आते हैं, कॉमिकल टाइमिंग उनकी जबरदस्त है। लेकिन द स्टार ऑफ द मूवी फॉर मी वाज यहाँ पे नेमर और एंजेला बैसेट का कैरेक्टर क्वीन रमोंडा एंड ओकोई, क्योंकि इन तीनों ने वो परफॉर्मेंस दिए। चाहे मैं बात करूं यहाँ पे ओकोई के जो पास्ट से रिलेटेड जो वकाबी ने यहाँ पे पहली मूवी में किया था, उसका ट्रांजिशन, उसका यहाँ पे जिक्र हमें सुनने को मिलता है उस मूवी में, और उनके वो इमोशनल सीन्स किस तरीके से वो लॉयल ही नहीं बल्कि इमोशनली भी लॉयल है यहाँ पे वकांडन सिटी के लिए और वकांडन थ्रोन के लिए भी, ये हमें दिखाया जाता है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से क्वीन रमोंडा ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, आई विल कंसिडर इट द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द MCU राइट नाउ, जितनी भी मूवीज अभी तक आई है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेमर ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, मैंने कहा था ना एक वीडियो में कि रायन कुगलर ने कहा था कि वो एज स्ट्रॉन्ग एज हल्क थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज स्ट्रॉन्ग एज हल्क, एक स्मैशिंग परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे डिलीवर की है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी ट्राइब को रिप्रेजेंट किया, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, टालोकन को रिप्रेजेंट किया है, और जो स्टोरी चली है उनकी, और उनका जो फेस ऑफ हमें शूरी के साथ, क्वीन रमोंडा के साथ देखने को मिलता है, 1-on-1 मैन। और अब आता है यहाँ पे एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को।
मैंने आपसे अभी कहा ना कि स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से सरफेस वर्ल्ड और अंडर वाटर वर्ल्ड को इन्होंने मर्ज किया है। तो जो एक्शन सीक्वेंसेस आपको वकांडा के बीच में या फिर वकांडन फोर्सेस डोरा मिलाजे के या फिर जो है टालोकन सिटी के सोल्जर्स के बीच में देखने को मिलते हैं, दैट वाज एब्सोल्युटली ऑसम। और हाँ, आप यहाँ पे ब्लैक पैंथर और नेमर के यार बैटल सीन्स को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे फुल ऑन रेज मोड में आर रेटेड बैटल आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगी। और सिनेमेटोग्राफी जो कैमरा एंगल्स का यूज़ किया है, अरे यार मतलब चैडविक बोसमैन सर के केस में बार बार मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक मूवी एक फ्रेम टू फ्रेम ट्रिब्यूट है यहाँ पे ब्लैक पैंथर को। तो वो ट्रिब्यूट के तौर पे जो सिनेमेटोग्राफी यूज़ करी गई है हर एक इमोशनल सीन में, एक्शन सीन में, दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम, यानी कि पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया। और अब बात करते हैं यहाँ पे ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस के ऊपर। हाँ, मूवी कई जगहों पे यहाँ पे प्रेडिक्टेबल आपको लग सकती है स्टार्टिंग के मोमेंट्स में या फिर बीच के कई मोमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मूवी जो है इंटरवल पॉइंट के आसपास या फिर उसके बाद जहाँ पे प्रोग्रेस करती है तो आपको काफ़ी सारे सरप्राइजेस रिवील। और एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है, एक सीन है यहाँ पे शूरी का थ्रोन रूम में। ओ माई गॉड, दैट इज़ डेफिनेटली ऑसम। मतलब यार उस सरप्राइज में तो यार मैं कसम से रोने वाला था, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस उस सरप्राइज कैरेक्टर के बीच में और यहाँ पे शूरी के बीच में चला है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो नेमर का कैरेक्टर एक ट्रांजिशनिंग है, मतलब एक पल में वो मतलब क्या दिखाते हैं उसको पहले हाफ में और दूसरे हाफ में वो किस रेज मोड में आते हैं, दैट विल टोटली सरप्राइज यू। क्योंकि उनका कैरेक्टर ना मतलब वो कमेलियन की तरह है, एक गिरगिट की तरह रूप बदलने वाला रंग है नेमर का। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया ना ही सिर्फ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि किस तरीके से वो ट्विस्ट लेकर आते हैं मूवी के क्लाइमैक्स में भी, वो भी बहुत ज़्यादा देखने लायक है। मैं यहाँ पे की मोमेंट्स की बात करूं तो नाकिया और रिरी विलियम्स का कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मूवी में, क्योंकि वो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। रिरी विलियम्स का कैरेक्टर एक बार फिर से कहूँगा कि जिस टाइप का रन टाइम, जितने कम समय में उनकी ऑरिजिन स्टोरी को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया ना, मुझे लगा कि वो आधा अधूरा था। ये इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे रिरी विलियम के प्रॉपर ऑरिजिन को किस तरीके से वो अपना Mark 1 और Mark 2 सूट बनाती है, या फिर किस तरीके से उन्होंने वो कबाड़ से अपना सूट बनाया होता है ना, तो उसको यहाँ पे उन्होंने आयरन हार्ट सीरीज के लिए बचा कर रखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आयरन हार्ट की सीरीज ब्लैक पैंथर से पहले आती तब शायद जो है एक बेटर तरीके से यहाँ पे लोगों के माइंड में आयरन हार्ट का कैरेक्टर और ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ पाता। लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे दी है, एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दी है, और साथ ही साथ में ना किया ना ही सिर्फ यहाँ पे मूवी में यहाँ पे शूरी को एक की पॉइंट या फिर की हेल्प करने में मदद करती है, बल्कि यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में भी उनका एक ज़बरदस्त और अहम रोल है ब्लैक पैंथर के रिगार्डिंग। तो उस पोस्ट क्रेडिट सीन को भी मिस ज़रूर मत करना। लेकिन बात करूँ जिन कैरेक्टर्स को मुझे लगता है कि अंडर यूज़ किया गया या फिर जिनका कुछ फ्यूचर की रोल हमें डिज्नी प्लस की उनकी ऑफिशियल स्पिन ऑफ सीरीज में देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे ओकोए, यहाँ पे एवरेट रॉस का कैरेक्टर और यहाँ पे मुबाकू का कैरेक्टर। क्योंकि मुबाकू के कैरेक्टर से रिगार्डिंग हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस मूवी में पता चलती है कि उनका फ्यूचर अब वकांडा से रिलेटेड किस तरीके से प्रोग्रेस करने वाला है। और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे उन्हें यहाँ पे स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम मिला है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। यहाँ पे चाहे उनको शूरी को बैक करना हो या फिर जो है ब्लैक पैंथर को किस तरीके से वो हाइप अप करते हैं, उनका रोल शायद से हमें किसी वकांडा की स्पिन ऑफ सीरीज में नजर आ सकता है, जहां पे शायद ओकोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो अब डोरा मिला जैसे कुछ और ज़्यादा भी बन चुकी है। और एवरेट रॉस के साथ उनका एक सीन होता है जहां पे उनका फेस ऑफ होता है। हो सकता है कि एवरेट रॉस में भी हमें जो है ओकोई की उस स्पिन ऑफ सीरीज में नजर आ सकते हैं। लेकिन एवरेट रॉस का कैरेक्टर यार पहली मूवी में तो अच्छा था, लेकिन इस मूवी में मैं सेम नहीं कह सकता हूँ कि वो रहा है, बल्कि यार उनका कैरेक्टर थोड़ा बहुत टोन डाउन किया गया, उनका स्क्रीन स्पेस भी कम है। उनका सिर्फ काम इतना है कि वो शूरी को और यहाँ पे क्वीन रमोंडा को कुछ की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे, उसके अलावा एवरेट रॉस का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि अगर कोई वकांडा फॉरएवर की सीरीज अनाउंस होती है तो उसमें वो हमें दिखाई दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, जो कुछ अननेसेसरी डायलॉग थे नेमर के, वो कट किए जा सकते थे। डायलॉग बस अगर थोड़ी बहुत कम दिखाई जाती और एक्शन थोड़ा नेमर का यहाँ पे वो ज़्यादा ही दिखाते, या फिर रिरी विलियम के ऑरिजिन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके ऑरिजिन को थोड़ा इस मूवी में रश कर दिया गया है, जो कि आयरन हार्ट की सीरीज में हमें बेटर तरीके से दिखाया जा सकता है। अदर देन दैट, अगर एक वर्ड इस मूवी के लिए मैं अब कहूँ ना, इट्स ऑल एंड ऑल ऑनरेबल। एक ऑनरेबल ट्रिब्यूट हर एक फ्रेम, जैसा कि मैंने कहा, चैडविक बोसमैन सर के लिए और ब्लैक पैंथर के लिए एक प्योर ट्रिब्यूट है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी आपको यहाँ पे ब्लैक पैंथर से रिलेटेड एक एक्साइटिंग रिवील होता हुआ आपको ज़रूर से दिखेगा। सो गाइज, आपने अगर ये मूवी देखी है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या अप्स एंड डाउन्स हैं,
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मतलब मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। लाइक टारगेट मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे शो कर दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में ही। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे ब्लैक पैंथर के स्पॉइलर रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।